हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे 11 और 12 मई को जो भी करंट की घटना घटित है उन सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। बहुत सारे मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो एक बार अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये है बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल जहां पर प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास अपलोड की जाती है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 ए पर रोक लगा दी है। अंग्रेजों ने यह कानून कब लागू किया था? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 ए पर रोक लगाई है, तो अंग्रेजों ने ये कब लागू किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रेंड्स इसको लागू किया गया था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इसको लागू किया गया था। इस मुद्दे पर प्रमुख सवाल जैसे राजद्रोह की परिभाषा क्या है, राजद्रोह मामले में सजा का प्रावधान क्या है, क्यों विवादित है राजद्रोह कानून, कितने लोग जेल में बंद है, इन सभी मुद्दों पर चर्चित नाम जिन पर मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है, किन जजों की पीठ का फैसला है, कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या किया, किसकी पीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की, क्या ब्रिटेन में भी राजद्रोह कानून हैं, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 पर रोक लगा दी है। ये राजद्रोह कानून और अंग्रेजों ने 1870 में भारत में इसको लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। कानून बनने के 152 वर्षों में पहली बार देशद्रोह कानून के प्रोविजंस को सस्पेंड किया गया। किन जजों की पीठ ने अंतरिम फैसला दिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली, इन तीनों के नाम आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। जस्टिस कौन है? एनवी रमन्ना, इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली, इन तीनों ने यह फैसला किया है। पीठ ने क्या आदेश दिया? हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी प्राथमिकी दर्ज करने या जांच जारी करने या आईपीसी की धारा 144 ए के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेगी। ये इस पीठ के द्वारा बोला गया। जो लोग पहले से ही आईपीसी की धारा 144 ए के तहत बुक दर्ज एफआईआर और जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालत का रुख कर सकते हैं। यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो आरोपी पक्ष राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है। अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वह अदालत द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा? सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता ने कहा है कि आईपीसी की धारा 144 एक पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। किसकी पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। क्या है देशद्रोह की परिभाषा? आईपीसी के सेक्शन 144 ए में देशद्रोह की परिभाषा है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान का अपमान या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या सरकार के विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी से 144 ए के तहत देशद्रोह का केस दर्ज हो सकता है।
ऐसा कोई भाषण या अभिव्यक्ति जो देश में सरकार के खिलाफ घृणा, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है वह भी देशद्रोह में आता है। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से जाने या अनजाने संबंध रखता है, उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देता है, तो भी देशद्रोह के दायरे में आता है। मेकाले ने देशद्रोह कानून 1870 में बनाया था। सेक्शन 144A को थॉमस मेकाले ने ड्राफ्ट किया था, जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल अंग्रेजों ने 1897 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया था। ये जो आईपीसी की धारा 144A है जो अभी चर्चा में है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो अंग्रेजों के द्वारा 1870 में किया गया, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति पर प्रयोग 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया था। क्या है राजद्रोह मामले में सजा का प्रावधान? दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। देशद्रोह कानून जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है। देशद्रोह का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाता है। तो ये पूरी डिटेल है आईपीसी धारा 144 जो अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सब मुद्दा चर्चा में है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ये हमारे चैनल का लोगो है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा अति महत्वपूर्ण क्लासेज करंट अफेयर बागड़वा सर लेक्चर आर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिज्ञ पंडित सुखराम का निधन 11 मई 2022 को हो गया। वह किस अवधि तक चर्चित टेलीकॉम मिनिस्टर रहे थे? सुखराम का अभी निधन हो गया है, तो वो किस टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके थे और किस पीरियड के अंदर रहे थे? तो उनका जो पीरियड था 1993 से 1996 के बीच में वो टेलीकॉम के मिनिस्टर रहे थे पंडित सुखराम। सुखराम 94 वर्ष के थे, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। पंडित सुखराम उन्होंने अपना राजनीतिक सफर 1963 में शुरू किया। उन्होंने 5 बार राज्य विधानसभा चुनाव जीता और 3 बार संसदीय चुनाव जीत चुके थे। वह नरसिम्हन राव की सरकार में वर्ष 1993 से 96 तक देश के टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे थे। उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के लिए अदालत ने वर्ष 2011 में 5 साल की जेल की सजा सुना दी थी। टेलीकॉम क्रांति में भूमिका, वर्ष 1993-96 में देश में टेलीकॉम क्रांति लाने का श्रेय सुखराम को ही जाता है। इस अवधि में वे भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे। भारत में मोबाइल कॉल पहली बार 31 जुलाई 1995 को की गई थी। वर्ष 1996 का भ्रष्टाचार, वर्ष 1996 सुखराम के घर पर सीबीआई के छापे पड़े और उनके घर से नोटों से भरे सूटकेस और बैग निकले। इस वक्त उनके पास 4 करोड़ से भी अधिक रुपए मिले थे। वह इस समय पैसे का वैध स्रोत नहीं बता पाए थे और उन पर गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया था। इस तरह से सुखराम बिश्नोई का हाल ही में निधन हो गया। टेलीकॉम मिनिस्टर रहे थे 1993-96। उसके बाद उनके घर पर रेड पड़ने के बाद उनसे बहुत सारे पैसे जो है वो बरामद किए गए थे और उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन 10 मई 2022 को हो गया। वह किस वाद्य यंत्र को लेकर मशहूर थे? संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा जो वाद्य यंत्र बजाते थे उनका नाम था संतूर। संतूर वाद्य यंत्र को लेकर वो हाल ही में चर्चा में थे। इनका निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ था। वह 84 वर्ष के थे, किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू के अंदर हुआ था। 13 साल की उम्र में उन्होंने संतूर सीखना शुरू कर दिया था। संतूर जम्मू कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय पंडित शिव कुमार को ही है। उन्होंने बॉलीवुड की सिलसिला लहमें और चांदनी जैसी बड़ी फिल्मों का म्यूजिक कंपोज भी किया था। वर्ष 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी 91 के अंदर पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से भी शिव कुमार पंडित को सम्मानित किया गया जो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है और ये संतूर वाद्य यंत्र जम्मू कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रैंड आरपीजी ने हमला हुआ है?
तो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड आरपीजी से हमला हुआ है। कहाँ हुआ है हमला? तो ये हमला मोहाली के अंदर हुआ है फ्रेंड्स। कहाँ हुआ है? हाल ही में हमला ये मोहाली के अंदर। ये हमला 9 मई 2022 को हुआ था। धमाके के कारण बिल्डिंग के शीशे टूट गए। हालांकि पुलिस के अनुसार इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, ऐसा बताया गया। हमले से जान मान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये माइनर एक्सप्लोजन था और ये हमले की जांच की जा रही है। रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड क्या होता है? रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड से किसी भी टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ाया जा सकता है। आरपीजी एक मिसाइल हथियार है जो विस्फोटक वारहेड से लैस रॉकेट लॉन्च करता है। तो ये किससे संबंधित है? आरपीजी से संबंधित है। अभी हमला मोहाली में हुआ है। पंजाब चर्चा में सीएम भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत दानिश सिद्दीकी के साथ किन भारतीयों ने वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? दिवंगत दानिश की सिद्दीकी को तो मिला ही है, उसके साथ किन भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये भारतीय सभी हैं फ्रेंड्स, जिनमें नाम आपको ध्यान रखना है। अदनान अबीदी, इनका नाम भी आता है। सना इद साइद मट्टू का नाम आता है। अमित देवे का नाम भी आता है। इन सभी को ही पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। दिवंगत दानिश सिद्दीकी और 3 पत्रकार अदनान अबीदी, सन्ना इद शाह पट्टू और अमित दवे न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े थे। ये अवार्ड उन्हें भारत की कोविड-19 स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया था। 10 मई 2022 को पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। सिद्दीकी को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। उन्हें वर्ष 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। इस श्रेणी में ये पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय थे। उस वक्त पुलित्जर अवार्ड उन्हें रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के फोटोग्राफ के लिए अपने साथी अदनान अबीदी के साथ मिला था। वर्ष 2022 में दूसरी बार दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड मिला है। इस बार का अवार्ड कोविड-19 से जुड़े फोटोग्राफ के लिए उन्हें दिया गया है। दरअसल 2001 में कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान 2021 के सेकेंड वेव के दौरान तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वर्ष 2021 में सिद्दीकी अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट पर थे, तभी उनकी मृत्यु हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस IIM के नए स्थायी परिसर का उद्घाटन मई 2022 में किया है? तो ये किया है IIM नागपुर का। किसका किया है? IIM नागपुर का। राष्ट्रपति कोविंद ने 8 मई 2022 को IIM नागपुर के एक स्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धावक ने 5000 मीटर रेस में 30 वर्ष पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो उस धावक का जो नाम है फ्रेंड्स वो है अविनाश साबले। अविनाश साबले ने 30 वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है 5000 मीटर में। उन्होंने ये रिकॉर्ड साउंड रनिंग ट्रैक मीट में पुरुषों के 5000 मीटर वर्ग में तोड़ा था। ये आयोजन अमेरिका के सैन जून कैपिस्टोनो में 6 मई 2022 को हुआ। साबले ने 13 मिनट 25.65 सेकंड का समय में ये रेस पूरी की। उन्होंने भारतीय धावक बहादुर प्रसाद के 13 मिनट 29.70 के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा और 1992 में बर्गिम में जो बनाया गया था भारतीय धावक के द्वारा, उसको फिलहाल तोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं अविनाश साबले। वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इंडियन आर्मी के महार रेजिमेंट में सिपाही है। अविनाश के नाम पर 3000 मीटर स्टीपलेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उनका नाम होप मैराथन के अंदर भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड के अंदर है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 2020 में एयरटेल दिल्ली ऑफ मैराथन में बनाया था। साबले अमेरिका के यूजिन में 15 से 24 जुलाई तक होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर,
फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है? फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है? तो वो शहर का नाम है चेन्नई। चेन्नई के अंदर ये उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने चेन्नई तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क कैंपस में 4 मई 2022 को ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। यह फाइजर का एशिया में पहला ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर होगा। 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित यह सेंटर 61,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें अत्याधुनिक उपकरणों के साथ 10 प्रयोगशाला लैब भी शामिल है। ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर क्या होते हैं? ये सेंटर जो दुनिया में फाइजर के ऐसे 12 सेंटर्स में एक है और ये सेंटर प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करेगा। सेंटर ग्लोबल मार्केट्स के लिए छोटे मोलिकुलर्स, इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स पदार्थों को डेवलपमेंट करेगा। ये जो सेंटर है ये जो सेंटर होते हैं फाइजर के सेंटर, वो इस काम के लिए जाने जाते हैं। ये सेंटर भारत में विश्व के लिए रिसर्च भी करेगा। सेंटर 250 से अधिक वैज्ञानिक और अन्य प्रोफेशनल्स को रोजगार भी मिलेगा। तो चेन्नई का नाम आया है। तो तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु के सीएम वर्तमान में एम.के. स्टालिन है, गवर्नर आर.एन. रवि है, राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए जो राष्ट्रपति है वो बने हैं यू सुक पोल। यू सुक योल जो है, यू सुक योल, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया के ये 13वें राष्ट्रपति है। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है और ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है। कोरियन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की है? तो ये जो राज्य है फ्रेंड्स, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो ये फ्रेंड्स आज हमने 11 और 12 मई को जितनी भी करंट अफेयर की एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट घटना थी वो आपके साथ शेयर की है विद क्वेश्चन के साथ और अच्छे एग्जाम्पलों को मतलब पूरी उनकी डिटेल के साथ। फिर भी अगर फ्रेंड्स आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कभी भी ये जो करंट अफेयर की क्लास है कभी भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिलेगा। उस ब्लॉग के लिंक से आप जो भी करंट अफेयर की जितनी भी क्लासें हैं वो सभी ब्लॉग के अंदर वहाँ से आप देख सकते हैं और इसी क्लास को भी देख सकते हैं। तो एक बार ब्लॉग पर ज़रूर आप सर्च करें। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करते रहें। कल मिलेंगे न्यू घटना के साथ। फ्रेंड्स एक बार मित्रों को शेयर और इस भागड़ू एसबी के यूट्यूब चैनल के लिए दूसरे फ्रेंड्स को अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी करने वाले हैं सभी को सजेशन करें और इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करने में अहम भूमिका निभाएं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।